हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 29 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड वर्चुअली। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। तो गाइस, अभी क्या ये जो मीटिंग हुई है इसको किस किस ने अटेंड किया है? फॉरेन मिनिस्टर्स ने अटेंड किया। किस किस कंट्री के? इंडिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक। ठीक है, इन सब कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये मीटिंग को अटेंड किया है। देखो, इसमें क्या अफगानिस्तान को भी इन्वाइट किया गया था एज अ स्पेशल इन्वाइट। इस डायलॉग को 2019 में स्टार्ट किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया और साथ में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन दोनों के रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकें, उन दोनों में कॉपरेशन को बना सकें, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। हाईलाइट क्या है? देखो, अभी क्या है, इंडिया ने ऑलरेडी $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दी है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, ताकि हम क्या कर सकें, वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, IT, हेल्थ केयर, ठीक है, इन सब सेक्टर्स के लिए क्या $1 बिलियन ऑलरेडी ग्रांट किया है। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया का एक हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है। ये आपको पता है किस तरह से हम मालदीव्स में भी चला रहे हैं। तो इंडिया ने क्या है, इसके अंडर क्या ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड किया है ताकि हम सेंट्रल एशिया की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकें। इसके अलावा क्या है, हमने कुछ एग्रीमेंट किया है ताकि हम क्या कर सकें, रीजनल और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को प्रमोट कर सके वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हमने एग्री किया कि हम क्या क्या जो अफगान में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपको पता ही है अफगान में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए भी क्या है, इंडिया ने सपोर्ट किया है कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड द अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस प्रिंसिपल। तो गाइस, ये मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है PT 365 इंटरनेशनल रिलेशंस में लास्ट ईयर की। इसके अंदर यही है कि हमें क्या करना है, अफगान को सोवरेंटी बनानी चाहिए, जिसमें क्या है ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए अफगानिस्तान पीस के लिए, दैट इज द अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड द अफगान कंट्रोल। अब देखो, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का सिग्निफिकेंस क्या है। तो गाइस, ये आप सब समझ सकते हो कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि गल्फ कंट्री में क्या हमारे कितने ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स क्या है वहाँ पे काम करते हैं, हमारा कितना ज़्यादा वहाँ से रेमिटेंसेस आता है, और हमारी कितनी ज़्यादा ऑयल पे हम उनके लिए डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही है, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है गल्फ से एज एन अल्टरनेटिव एंड ओपनिंग एवेन्यूज फॉर कंज्यूमर मार्केट। इसके अलावा क्या जियोपॉलिटिक्स क्यों है, क्योंकि आपको पता है चाइना और पाकिस्तान क्या है, अपना जो इन्फ्लुएंस क्या है सेंट्रल एशिया में बढ़ा रहा है। तो अगर इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो इंडिया को चाइना और पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, काउंटर करना ही पड़ेगा। इस कनेक्टिविटी भी है, कनेक्टिविटी से क्या होगा, हम क्या है, कनेक्ट हो जाएंगे किससे, हम ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं और यूरोप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। तो गाइस, आई थिंक ये आपको पता ही होगा क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी था। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगा। तो गाइस, अभी क्या है, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस साइन कर दिया है। इसके अंडर क्या है, परमानेंट कमीशन को सेटअप किया जाएगा, जो एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम होती है दिल्ली NCR रीजन में, या फिर जो उसके एरियाज एडजॉइनिंग एरियाज जैसे हरियाणा, पंजाब, उन वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको टैकल करेगा। फंक्शन क्या है, देखो ये क्या करेगा, दिल्ली NCR और साथ में जो उसके एरियाज है जैसे हरियाणा, पंजाब, UP, राजस्थान, इन रीजन्स में क्या है, इसकी एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन होगी इन ऑल द मैटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये काम करेगा ताकि हम बेटर कोऑर्डिनेट कर सकें, बेटर वे में रिसर्च कर सकें, और हम देख सकें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, आइडेंटिफाई कर सके प्रॉब्लम को, और फिर उसको रिजॉल्व कर सके। सराउंडिंग किस तरह से हम अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को NCR या एडजॉइनिंग एरियाज में क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इसने क्या किया है, साथ में एक और की पॉइंट लिखा है कि कोई भी फैक्ट्री या किसी भी सोर्स से जो भी एनवायरमेंट पोल्यूटेंट डिस्चार्ज होता है उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, तो वो ये सब क्या करेगा, नोट डाउन करेगा। इसके अलावा क्या है, देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी एयर पोल्यूशन मैटर्स से रिलेटेड जितनी भी बॉडीज़ को फॉर्म किया गया है, या फिर जो एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ की जो भी बॉडीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको क्या करेगा, ये रिप्लेस कर लेगा, ये सुपरसीड कर लेगा, मतलब कि उनके फंक्शन को क्या कर लेगा, सुपरसीड कर लेगा। कंपोजिशन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस कमीशन में 18 मेंबर्स होंगे, जिसको हेड किया जाएगा चेयरपर्सन के द्वारा, और ये चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा, सेंटर अपॉइंट करेगा, और इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो दिल्ली में होगा। ठीक है, तो ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से भी होंगे, साथ में दिल्ली में से कुछ मेंबर्स होंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब में से कुछ मेंबर्स होंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे कहाँ से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसरो में से इनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे। इसके अलावा क्या है, देखो कमीशन का जो भी ऑर्डर है, अगर आपको लगता है कि वो अगेंस्ट है तो उसका जो ऑर्डर होगा कमीशन है उसकी अपील कहाँ जाएगी, NGT में, मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे इसकी अपील जा सकते हैं, लेकिन कोई भी सिविल कोर्ट क्या है इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, यही है बात, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। इलेक्ट्रिसिटी असेस इन इंडिया एंड द बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट लॉन्च। ठीक है, तो गाइस देखो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात होगी है, तो गाइस ये हमारा जो न्यूज़ है हमारी ये GS3 में ही कवर होगी। तो गाइस ये जो रिपोर्ट है अभी क्या रिलीज किया किसने, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन, स्मार्ट पावर इंडिया। देखो मैं आपको एक इन शॉर्ट बता देती हूँ इस न्यूज़ में है क्या। देखो इसमें ये बताया कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्टेटस है। इसके अंदर हमने क्या किया है, 10 स्टेट्स में सर्वे किया है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्टेटस है, जिसमें हमने नियर अबाउट 65% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया। तो उसके हिसाब से क्या हमने कुछ की फाइंडिंग्स की हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर हमने देख लिया कि रिपोर्ट को किस किस ने पब्लिश किया, दैट इज द नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड द स्मार्ट पावर। ये किस सर्वे पे बेस्ड है, ये 10 स्टेट्स में हुआ है जिसमें हमने 65% टोटल रूरल पॉपुलेशन को क्या करा, कवर किया। रिपोर्ट का एम यही था कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का असेस का क्या स्टेटस है अक्रॉस दी स्टेट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। देखो फाइंडिंग्स यही है कि 92% कस्टमर्स के पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है विद इन द 50 मीटर ऑफ देयर प्रेमिसेस, मतलब जहां भी वो रहते हैं उसके विद इन 50 मीटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का उनके पास क्या अवेलेबिलिटी है। ये देखने को मिला है 87% कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का असेस है। उसके अलावा जो 13% कस्टमर्स हैं उनके पास या तो नॉन ग्रिड सोर्सेज का, नॉन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड का क्या है असेस है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का है ही नहीं उनके पास, या वो इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करते। इसके अलावा क्या ये देखने को मिला है कि जो सप्लाई आवर्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि पहले हमारे घरों में, आप स्पेशली जो यूपी में है उनको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती थी घर में। ठीक है, लेकिन ये देखने को मिला कि जो सप्लाई आवर्स है वो इंप्रूव हुए हैं, अब नियरली 17 आवर्स पर डे इलेक्ट्रिसिटी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी असेस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं तो ये आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री सहायता बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना, इसके अंदर हमें यही है कि हमें यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करना है बोथ इन रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज बाय प्रोवाइडिंग लास्ट मील कनेक्टिविटी। इसके अलावा गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको हमने इसलिए लॉन्च किया गया ताकि हम इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड कर सके टू ऑल द विलेजेस। इसके अलावा क्या सेंटर इंप्लीमेंट कर रहा है कि उदय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या फिर जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, इन सबके फीचर्स को कंबाइन करके एक प्रोग्राम के अंदर लेके आया जाए। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क इनिशिएटिव लॉन्च। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 में कवर होगी इकोनॉमिक सेक्शन में। तो गाइज ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नीति आयोग के द्वारा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो इसके अंदर हमने ये फाउंड आउट किया है हमारा इस फ्रेमवर्क का एम क्या है। हमारा एम यही है कि हम किस तरह से अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किस तरह से हम रिफॉर्म्स लेके आ सकें और फिर उनको इंडिया में हमारे इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इससे क्या होएगा, हम अपने गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, और जो हमारी कॉस्ट जो खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे उनको रिड्यूस कर सकते हैं, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उनको रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट कंप्लाइंस, साथ में हम बिना अपने जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को सस्टेन रखें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमारा यही बताया कि जो ये प्रोग्राम है इससे हम क्या करेंगे, अपना जो क्रूशियल लिंक सेटअप करेंगे किस किस के बीच में प्रोजेक्ट। देखो आपको पता है प्रोजेक्ट्स के अंदर के डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, उसमें हम एक क्रूशियल लिंक को डेवलप करेंगे बिटवीन द पोर्टफोलियोज प्रोजेक्ट और साथ में जो उनके स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन हैं उनके अंदर, ताकि हम क्या स्मूथ वे में क्या कर सकें उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकें। अभी क्या 2017-18 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसने ये बताया था अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है लगातार बढ़ती रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया को एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए कितना, $4.5 ट्रिलियन का बाय 2040। ठीक है, इसके अलावा क्या है इस प्रोग्राम ने एक एक्शन प्लान प्रोवाइड किया है जिसके अंदर क्या है हम एक प्रोग्राम को अडॉप्ट करना होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। इसके अलावा इन्होंने यही बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या है, जो भी अगर आप कर रहे हो तो उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लिया जाए ताकि हम क्या कर सकें उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रमोट कर सकें और हम क्या कर सकें प्रोफेशनल्स उनकी एक वर्क फोर्स को बिल्ड कर सकें। हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना है और वहाँ पे भी जो वर्क फोर्स है उनकी कैपेबिलिटी को क्या करना है हमें मतलब कि एनहेंस करना है। अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारा इंडिया क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा है, तो आई थिंक ये आपको पता ही होगा। जैसे कॉस्ट बहुत लगती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा इशू है, रेगुलेशंस लेना हर एक डिपार्टमेंट से ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कहीं ना कहीं क्या है वो कोऑर्डिनेशन करने को रेडी नहीं होते, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ती है। इस वजह से जो हमारी इंडिया में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं यही कुछ इश्यूज हैं जो फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं
एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज बाय द एनजीओ प्रथम। तो गाइज देखो ये मैंने आपको PT 365 सोशल इश्यूज़ में भी कवर कराया लास्ट ईयर, क्योंकि देखो एनुअली रिपोर्ट कवर आती है तो हर साल ही ये आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी, सोशल इश्यूज़ में, आइदर इन GS1 और जो GS2। देखो सबसे पहले इसमें समझने वाली यही बात है कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, एनजीओ प्रथम, तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मंथली मैगजीन में इसको बहुत अच्छे से कवर किया जाता है कि ASIR के बारे में है क्या, ठीक है। एक्चुअली सिर्फ रूरल हाउस होल्ड्स को ही कवर करता है। देखो जो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ये एनुअल सर्वे है जिसमें ये प्रोवाइड करता है कि हमारे चिल्ड्रन का स्कूलिंग स्टेटस क्या है, उनका बेसिक लर्निंग लेवल क्या है, हर एक स्टेट का, हर एक रूरल डिस्ट्रिक्ट का इंडिया में। जो ASER है इसको हर साल कंडक्ट किया गया है, कब से, 2005 से। देखो इसमें अच्छी बात क्या है, जो इस साल का जो 2020 का जो सर्वे हुआ है ये फर्स्ट फ़ोन बेस्ड सर्वे है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एवर फ़ोन बेस्ड सर्वे है। फाइंडिंग्स क्या है, देखो इसमें ये देखने को मिला है कहीं ना कहीं जो बच्चे एनरोल्ड होते थे उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ क्या है अब थोड़ी शिफ्ट देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखने को मिला फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं कुछ हाउस होल्ड, या फिर अभी क्या है जो परमानेंट केयर स्कूल शट डाउन है ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, ठीक है। इसके अलावा ये देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल्स में उन्होंने क्या किया, एडमिशन ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी क्या है जो फैमिलीज़ हैं वो वेट कर रही हैं कि कब स्कूल ओपन हो तभी हम एडमिशन लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, देखो आपको भी पता होगा कोरोना के चलते हुए क्या हुआ है, अगर जिन बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो उनसे क्या पर मंथ की पूरी फीस ली जा रही है, ठीक है। इस वजह से क्या काफ़ी लोगों ने क्या है स्कूल्स में एडमिशन ही नहीं करवाया बच्चों के, ताकि वो इस फीस को अवॉइड कर सके, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ये देखने को मिला है कि रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्या फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं, मतलब कि इसमें यही है कि हर 4 में से जो 3 बच्चे हैं उनके पास एटलीस्ट 1 पेरेंट है, ठीक है, जिन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट कर लिया। अब रिकमेंडेशन क्या दिया है एनजीओ प्रथम ने, देखो इन्होंने ये बोला है कि अगर जो पेरेंट्स का एजुकेटेड है, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो उनकी लर्निंग इंप्रूवमेंट होएगी ही। इसके अलावा क्या है, हमें हाइब्रिड लर्निंग मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। हाइब्रिड लर्निंग मेथड को अडॉप्ट करने का मतलब ये क्या, हमें ट्रेडिशनल टीचिंग को हमें कंबाइन करना चाहिए, जो हमारे मॉडर्न वेज हैं उन टीचिंग के साथ हमें क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। इसके अलावा क्या है, इन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि हमें डिजिटल कंटेंट को इम्प्रूव करना है ताकि हम डिलीवर कर सकें इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ व्हाट वर्क्स, हाउ वेल इट वर्क्स, हु इट रीचेज एंड हु इट एक्सक्लूड्स इज नीडेड, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ हाईलाइट्स हैं जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या किया, सितंबर की रिपोर्ट में क्या किया, हाईलाइट किया। देखो इसमें से ये बताया गया है 6 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो देखने को मिला है 5.3% रूरल चिल्ड्रन है वो अभी इस साल स्कूल में एनरोल्ड नहीं है, जो कि 5.8% थे 2018 में। अराउंड 20% रूरल चिल्ड्रन है जिनके पास अपनी टेक्स्ट बुक नहीं है अपने घर में। इसके अलावा अगर 70% रूरल चिल्ड्रन है जो अपनी लर्निंग एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इन 70% बच्चों में से सिर्फ 11% बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ये देखने को मिला 36% जो रूरल चिल्ड्रन है वो उनके पास कुछ टाइप ऑफ लर्निंग मटीरियल है या कुछ स्कूल से उन्हें एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, और इसके अंडर से भी जो 75% जो स्कूल इंटरेक्शन है वो व्हाट्सएप पे हो रहा है, ठीक है। मोर देन 60% एनरोल्ड चिल्ड्रन है जो इस फैमिलीज में रहती हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 स्मार्टफोन है, ठीक है। तो अगर ये जो चीज़ें हैं वो आप काफ़ी अच्छे जो डाटा है उसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। 2020 UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, जो गाइस अभी जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है इसको 2020 किसने विन किया है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन इसने विन किया है ऑफ द 2020 UN ग्लोबल एक्शन क्लाइमेट अवार्ड। तो गाइस जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में से वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज़ करता है मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके ताकि हम हिमालय विलेजेस, हिमालय के अंदर जो रिमोट कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे हम सोलर एनर्जी को लेके आ सकें। अवार्ड को किसने दिया गया है, जो भी अवार्ड मतलब कि चूज़ करता है, नॉमिनेट करता है, वो कौन करता है, UN क्लाइमेट चेंज मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव है, वो क्या करता है, सुपरसीड करता है, और वो लोगों को मतलब कि जो लोग कर रहे हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, लोगों की एक्टिविटीज़ को या फिर जो भी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, शोकेस करता है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, देखो गाइस अभी क्या हुआ है, इंडिया और यूके में क्या है 10th मतलब इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, इंडिया और यूके ने क्या कुछ एग्रीमेंट साइन किया है ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है। इसको एग्रीमेंट से क्या होगा, इंडिया और यूके दोनों में क्या है जॉब्स बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी, साथ में इकोनॉमिक डायस ऑफ कोर्स हमारी बिल्डअप होंगी, ठीक है।
जो हमारी फर्स्ट जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हुई थी दोनों कंट्रीज में वो 2007 में हुई थी। इसके बाद देखा गया है दोनों कंट्रीज में जो बायलैटरल ट्रेड है वो मोर देन डबल हुआ है टू नियरली 24 बिलियन पाउंड्स। ठीक है, इंडिया क्या है, अब यूके में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया सेकेंड यूके का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बन चुकी है विद 120 न्यू प्रोजेक्ट्स इन 2019 एंड 20। अभी क्या है, इंडो और यूएई ने एग्री किया है कि वो क्या करेंगे, डिफेंस कॉपरेशन को क्या करेंगे, फर्दर करेंगे थ्रू ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड म्यूचुअल ट्रेड। तो इससे क्या होएगा, जो हमारा डिफेंस का जो एक्सपोर्ट टारगेट है $5 बिलियन वो अगले 5 सालों में हम अचीव कर सकते हैं। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सेकेंड लार्ज एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है और अराउंड 3.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा। एक सेकेंड आ रही है, वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे अगर दुबई में देखा जाए तो हमारे 3.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है, मतलब कि जो हमारे मतलब इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे प्रोफेसर्स हो गए वो कहाँ पे 3.5 मिलियन है। यूएई इजराइल पीस डील हुई, आपको पता है, जो अभी अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, उसने कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी ओपन किया ताकि हम गल्फ रीजन में क्या है काफ़ी ग्रेटर रोल प्ले कर सकें। इसके अलावा क्या है, इसरो ने अभी लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट इज EOS-01। तो गाइस आपको पता है ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसका एम क्या है, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें, फॉरेस्ट्री अपने बूस्ट कर सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होते हैं इसके अंदर क्या है, सीरीज ऑफ सैटेलाइट होते हैं जिसको हम डिज़ाइन करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ग्लोबल ऑब्जर्वेशन, ताकि हम लैंड को ऑब्जर्व कर सकें, बायोस्फीयर को ऑब्जर्व कर सकें, सॉलिड अर्थ को ऑब्जर्व कर सकें, एटमॉस्फेयर और ओशंस में। इसरो ने ऑलरेडी क्या मैनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है, जिसके अंदर जैसे कार्टोसैट हो गया, ओशन सेट हो गया, इनसेट, ये सब क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। लेकिन जो फर्स्ट जो की थी वो आपको पता होना चाहिए 1988 में करी थी, जिसका नाम है IRS-1A। इसरो एंड नासा ने भी लॉन्च किया है निसार सैटेलाइट बाय 2022। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये पहले भी आ चुकी है, लास्ट ईयर भी न्यूज़ में थी। तो गाइस ये नासा और इसरो का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी एल बैंड और एस बैंड रडार मिशन है जो क्या करेगा, अर्थ की मैपिंग करेगा हर 12 दिन बाद दोनों डायरेक्शंस में। जो निसार होगा ये हमें क्या करेगा, किस तरह से जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड उसको क्या करेगा, रिजोल्व करेगा, किस तरह से आइस शीट कोलैप्स होती हैं, नेचुरल हजार्ड्स आते हैं इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोस एंड द लैंडस्लाइड। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स तो गाइस लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, जब भी तो कोई दिवाली आती है उससे पहले ग्रीन क्रैकर्स का न्यूज़ में आएगा ही आएगा। तो वो ग्रीन क्रैकर्स में क्या होते हैं, वो केमिकल्स नहीं होते जो बैन है, जैसे लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम एंड द लेड। देखो इनको क्या क्या बोला जाता है, देखो गाइस ये डायरेक्ट पे पूछ सकते हैं, स्वास, स्टार या सफल, ये क्या है एक्चुअली, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये क्रैकर्स हैं, ग्रीन क्रैकर्स हैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, देयर कॉल्ड सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्माइट क्रैकर, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स क्या करते हैं, जब आप इनको बर्न करते हो तो वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जिस वजह से क्या है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि ये जो करते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन को एमिट करते हैं। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, CSI दैट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब की ही जो नीरी है साथ में दैट इज द नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा से डेवलप किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी आपके न्यूज़ में है सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कहाँ पे लोकेट है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, तमिलनाडु में लोकेट है, नीलगिरीज में। और अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, वेयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है वेस्ट से, और कर्नाटका बंदीपुर टाइगर रिजर्व इन दोनों से शेयर करता है। यहाँ पे क्या क्या फोना पाया जाता है, टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गोर, पैंथर, संबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, मालाबार जियांट स्क्विरल एंड द वाइल्ड डॉग। लास्ट न्यूज़, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिलीज। तो गाइस अभी ये जो हायर एजुकेशन, देखो आपको नाम से समझ गया होगा कि हायर एजुकेशन कहाँ पे सबसे अच्छी है, तो फाइनली यही है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने टॉप किया है एज यूजर, पिछले 5 साल से क्या ये टॉप कर रही है। जबकि जो चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट एशियन यूनिवर्सिटी बनी है जो टॉप 20 में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए की 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा इंडिया से देखा जाए, इंडिया का जो ISC बेंगलोर है दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है, दैट इज द हाईएस्ट रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी सिंस, जब से 2015 से क्या है जो वो रैंकिंग के लिए क्वालिफाइड है तब से क्या है इसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया। ठीक है, सो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।